सुप्रभात मेरे प्यारे। 2025 की तैयारी के लिए हम आपके समक्ष मेरे प्यारे प्यारे हम उपस्थित हो चुके हैं। और मेरे प्यारे, हम एक एक पाठ, जो हमारा पद्य का पाठ है और जो हमारा गद्य का पाठ है और जो हमारे बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहते हैं कक्षा 10 के, हम आपका गद्य का और पद्य का दोनों सिलेबस हम पूरा कराएंगे। तो मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, आज आपका हम पहला पाठ लेकर के जो हमारे साहित्यिक वर्ग के बच्चे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो हमारे साहित्यिक वर्ग के बच्चे हैं उनके सिलेबस में भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, थोड़ा सा बेसिक जानकारी मेरे प्यारे आपको बता देते हैं, फिर हम सीधे आते हैं व्याख्या पर। आप धैर्य बनाए रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से लेकर के 1875 तक इनका युग माना जाता है। मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, 1850 से 1875। और भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी बोली के जन्मदाता माने जाते हैं। 1850 9 सितंबर 1850 और 1885 में, यानी कुल मिलाकर के लगभग 35 वर्ष तक की आयु को इन्होंने प्राप्त किया मेरे प्यारे। और ये बहुत कम समय तक, यानी कि अल्पकालीन समय तक इन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा की। इतने कम समय में फिर भी इन्होंने जो योगदान किया, आज उसको चुकाना बहुत कठिन है मेरे प्यारे। ध्यान दीजिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके पिता का नाम गोपाल दास गिरधर, माता का नाम प्यारे बच्चे पार्वती देवी और पत्नी का नाम मन्ना देवी। इनको हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, इन सभी भाषाओं का इनको ज्ञान भी था। मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, भारतेंदु युग को और किन नामों से जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा, भारतेंदु युग को और किन नाम से जाना जाता है? पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं बिल्कुल चुनी हुई चीजें बता रहा हूं प्यारे मेरे प्यारे, क्योंकि साहित्यिक, आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। अब आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हो चुके हैं और जीवन परिचय बहुत संक्षेप में देना है मेरे प्यारे। ध्यान दीजिएगा, साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय क्या है? जिसमें भाव पक्ष होता है, कला पक्ष होता है और हिंदी साहित्य में इनका योगदान माना जाता है। तो भारतेंदु युग को मेरे प्यारे पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। डॉक्टर नगेंद्र कौन है? इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। और इसके बाद भारतेंदु काल के भी नाम से जाना जाता है। किसने कहा? केसरी नारायण शुक्ल ने कहा। और इसके बाद प्रथम उत्थान काल, मतलब कि भारतेंदु युग को प्रथम उत्थान काल के नाम से भी जाना जाता है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और इसके बाद मेरे प्यारे निबंध समीक्षा काल, यानी कि भारतेंदु युग को निबंध समीक्षा काल के नाम से जाना जाता है। क्यों मेरे प्यारे? भारतेंदु हरिश्चंद्र कुल मिलाकर के अनुदित और मौलिक 17 नाटक लिखे हैं। अभी आपका आज का हम नामोल्लेख भी करते हैं। कुल मिलाकर इन्होंने 17 नाटक लिखा है, तो इसीलिए इसको निबंध समीक्षा काल भी कहा जाता है। किसने कहा? पृथ्वीनाथ कमल ने। और भारतेंदु युग को मेरे प्यारे वर्तमान काल के भी नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारतेंदु युग को वर्तमान काल के नाम से भी जाना जाता है। किसने कहा? मिश्र बंधु ने कहा। ठीक है। और इसके अलावा भारतेंदु को नव जागरण काल के भी नाम से जाना जाता है। किसने कहा? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा। और इसके अलावा नाटक काल, क्योंकि नाटक की शुरुआत भारतेंदु युग से ही शुरू हुई मेरे प्यारे। ध्यान दीजिएगा, जो नाटक की रचना है, जो नाटक जब से लिखना शुरू हुआ हिंदी साहित्य में, वह भारतेंदु युग से ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसीलिए भारतेंदु युग को नाटक काल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नामोल्लेख सुमन राजे ने किया है। मेरे प्यारे, अगर आप साहित्यिक परिचय में इनमें से आप 2 या 3 नामों को भी दर्शाने में सफल हो जाते हैं, तो उस परीक्षक की हिम्मत नहीं, उसकी ताकत नहीं कि आपका अंक काट सके। मेरे प्यारे, हम 2025 की तैयारी के लिए आपके साथ, क्योंकि आप लोगों का इतने कम समय में, कुल मिलाकर के 4 से 5 महीने में हमको यहाँ तक पहुँचा दिया, हमें भरोसा नहीं था, हमें विश्वास नहीं था मेरे प्यारे। और इन्होंने नाटक काल के नाम से भी भारतेंदु को जाना जाता है। तो मेरे प्यारे, इनका ध्यान दीजिएगा, इनके कुछ अनुदित नाटक है। अनुदित का मतलब होता है अनुवाद। तो जो इनके अनुदित नाटक हैं और मौलिक नाटक हैं, 2 प्रकार के इन्होंने जो इनकी काव्य रचनाएं हैं, वह है प्रेम पथिक है, प्रेम सरोवर है,
ठीक है। इनकी कुछ काव्य रचनाएं भी हैं, प्रेम पथिक है, प्रेम सरोवर है, और इस प्रकार से इनके नाटक भी हैं। नाटक इन्होंने लिखा है, भारत दुर्दशा लिखा है, विद्या सुंदर इनका पहला नाटक है, और सत्य हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य का पहला नाटक सत्य हरिश्चंद्र है। भारत तेंदु का पहला नाटक मेरे प्यारे विद्या सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। भारत तेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर है, हिंदी साहित्य का पहला नाटक सत्य हरिश्चंद्र है। इसके अलावा उन्होंने भारत तेंदु भारत दुर्दशा लिखा है, कर्पूर मर्जरी लिखा है, विद्या सुंदर लिखा है, सत्य हरिश्चंद्र लिखा है, विशस्य विशुद्धौसम, और इसके बाद हिंसा हिंसा न भवति। इस प्रकार से इनके कुल मिलाकर के इन्होंने 17 नाटक मेरे प्यारे लिखे हैं। विद्या सुंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला नाटक है, सत्य हरिश्चंद्र भारतेंदु के हिंदी साहित्य का पहला नाटक है, भारत दुर्दशा लिखा है, प्रेम योगिनी लिखा है, प्रेम प्रलाप लिखा है। तो इस प्रकार से इनके नाटक हो गए। तो हम आपको इनकी बेसिक जानकारी आपको बता दिया। जब हम इस पाठ को पढ़ा लेंगे तो आपको हम साहित्यिक परिचय मेरे प्यारे, आपको हम अच्छा सा एरो लगा करके स्टार बना करके नोट करके आपको हम देंगे। जीवन परिचय में अब मत पढ़ना, क्योंकि वह 9, 10, 11 की चीजें थी। अब आपको आना है साहित्यिक परिचय पर। इस प्रकार से जैसे हमने लिखा है इन चीजों को आपको दर्शाना है। तो मेरे प्यारे बुक सामने रखिए। आज हम पढ़ते हैं प्रेम माधुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी। ये तो रहा इनका बेसिक साहित्यिक परिचय, जन्म मृत्यु माता पिता और इनके प्रमुख नाटक और इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी बोली हिंदी के जन्मदाता माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी बोली हिंदी के जन्मदाता माने जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। और जिस प्रकार से हमने इनके एक काल क्रम है, इन नामों से भी भारतेंदु को जाना जाता है। कब माना जाता है? 1850 से लेकर के 1875 मेरे प्यारे। और इन्होंने कवि बचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किया था। कब किया था? 1868 में। कवि बचन सुधा, ध्यान दीजिएगा, जब हम आपको साहित्यिक परिचय पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा आपको हम डिटेल देंगे। कवि बचन सुधा 1868 में कहाँ से प्रकाशित होती थी? काशी से। यह साप्ताहिक पत्रिका है। इसके अलावा इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र चंद्रिका का भी प्रकाशन किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि बचन सुधा, हिंदी कवि बचन सुधा कहाँ से प्रकाशित होती थी? काशी से, साप्ताहिक पत्रिका है। इसके अलावा उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन, बाद में वह पत्रिका चेंज होकर के हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से हो गई। तो इनके जो ये संपादन कार्य हैं इसका भी इन्होंने किया। इनके नाटक हो गए, इनकी काव्य रचना हो गई, इनकी भाषा शैली हो गई, खड़ी बोली। और इसके बाद हम आते हैं सीधे आपके प्रेम माधुरी पर। बुक सामने रखिए। और यह सिलेबस सिर्फ साहित्यिक वर्ग के बच्चों के लिए है, ओनली साहित्यिक वर्ग। सामान्य वर्ग के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। सामान्य वर्ग के बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? सामान्य वर्ग के बच्चे पढ़ेंगे हरियोध से, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। जब हम उनका जो तीसरा लेसन है, थर्ड लेसन, वहां से हमारे सामान्य वाले बच्चे पढ़ेंगे। ये साहित्यिक वर्ग के बच्चों के लिए है। बुक को सामने रखिए। हमने भी बुक को सामने रखा है। और हम आते हैं सीधे एक्सप्लेन पर। क्या है? मार्ग प्रेम को समझे और हरिचंद यथार्थ होत यथा है। यथार्थ क्या है? यथार्थ का मतलब मेरे प्यारे जो सामने दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष, जो डायरेक्ट है, वही यथार्थ है। यथार्थ कहते हैं भाई यह चीजें यथार्थ हो रही, यानी कि जो अपने आंख के सामने दिखाई पड़े उसी को यथार्थ कहा है। किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। लाभ कछु न पुकारत में, अब बदनाम ही होन है सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली, विधि और उपाय सब वृथा का मतलब व्यर्थ है, बेकार है। अब आंवर हैं ब्रज के शिगरे, मोहिनाहक पूछत कौन वृथा। नाहक का मतलब होता है नाहक, ठीक है। नाहक का मतलब होता है अकारण, यानी कि जो ब्रज के, यहाँ पर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वर्णन किया है राधा और भगवान कृष्ण के अगाध प्रेम का, गोपिकाओं का विरह वर्णन है, यानी कि जो राधा के साथ गोपिकाएं हैं और भगवान कृष्ण के वियोग दशा का, यानी कि विरह दशा का वर्णन यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। क्या कहा है कि प्रेम का मार्ग, मार्ग माने होता है मार्ग, मार्ग माने होता है मार्ग, प्रेम का मार्ग है। मार्ग प्रेम को समझे, अर्थात प्रेम के मार्ग को कोई समझने वाला नहीं है, प्रेम के मार्ग को कोई नहीं जानता है।
कैसे कि समझे हरिचंद यथार्थ, अर्थात प्रेम का मार्ग यथार्थ होता है और प्रेम के मार्ग को कोई समझने वाला नहीं है। यानी कि प्रेम के मार्ग को समझना प्यारे कठिन है, प्रेम के मार्ग को समझना बहुत कठिन है। वही तो लिखा है, यथार्थ माने यथार्थ, जो प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट दिख रहा है। तो मार्ग प्रेम को समझे, अर्थात प्रेम के मार्ग को समझना वास्तव में बहुत कठिन है। यही भारतेंदु हरिश्चंद्र बताना चाहते हैं। अब गोपिकाएं तो भगवान कृष्ण के प्रेम को प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहती थी। वो प्रेम के मार्ग के माध्यम से जो उद्धव को समझाने के लिए आए थे, वो प्रेम, जिस प्रेम की बात, जिस ब्रह्म की बात यहाँ पर उद्धव समझाने आए थे, वह चीजें गोपिकाओं के हृदय में, मन अंतस्थल में उतरने वाली चीजें नहीं थी। तो यहाँ वही लिखा है कि लाभ कछु न पुकारत में, पुकारने से कोई लाभ नहीं है, सिर्फ बदनामी ही मिलेगी। अर्थात अगर कोई किसी से प्रेम करता है तो प्रेम बताने की चीजें नहीं है मेरे प्यारे। प्रेम जो होता है वह बताने की चीजें नहीं है, प्रेम दिखाने की चीजें नहीं है। प्रेम हृदय से होता है, प्रेम मन मस्तिष्क से होता है। और प्रेम प्रेम होता है। प्रेम की परिभाषा, अगर प्रेम को परिभाषित किया जाए तो समुद्र भी कम पड़ जाएगा। लाभ कछु न पुकारत में बदनाम, बदनाम ही होने की सारी कथा है। यानी कि अगर हम यह साबित करें कि हम भगवान कृष्ण से अगाध प्रेम करती हैं, तो सिर्फ बदनामी के सिवा इस ब्रजवासी में और इसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। तीसरी लाइन पर आते हैं हम, जानत है जे मेरो भली, जे माने होता है हृदय, जे माने होता है हृदय, अर्थात मेरा जो हृदय है, मेरा जो अंतस्थल है, वह पूरी तरह से जानता है। क्या जानता है? विधि और उपाय। और भी अगर हम कोई उपाय करें, यानी कि अगर हम प्रेम को समझने के लिए और कोई उपाय करें, तो सारे उपाय व्यर्थ हैं, बेकार हैं मेरे प्यारे। वही तो गोपिकाएं यहाँ पर कहना चाहती हैं कि जानत है जिय मेरो भले, मेरा हृदय, मेरा अंतस्थल, मेरा मन मस्तिष्क भली प्रकार से जान रहा है, समझ रहा है। क्या जान रहा है? और उपाय, अगर हम उस प्रेम को दिखाने के लिए, उस प्रेम को बताने के लिए और भी उपाय करें, तो सारे उपाय हमारे द्वारा किए गए सब व्यर्थ हैं, सब बेकार हैं। पूरा ये प्रेम माधुरी सवैया छंद में लिखा गया है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, पूरा प्रेम माधुरी सवैया छंद में है। अंतिम लाइन है, बावरे हैं ब्रज के शिगरे, शिगरे माने सभी, ब्रज माने जो ब्रज की बालाएं हैं, जो ब्रज की गोपिकाएं हैं, बावरे हैं ब्रज के शिगरे, अर्थात जितने भी ब्रज के लोग हैं, जितने भी ब्रज के वासी हैं, अर्थात सभी ब्रजवासी क्या हो चुके हैं? सब पागल हो चुके हैं। बावरे मतलब पगले हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? बावरे हैं ब्रज के शिगरे, अर्थात सभी ब्रजवासी, सभी ब्रज के जो रहने वाले हैं, वो क्या हो गए हैं? पगले हो चुके हैं। और नाहक माने होता है अकारण, जैसे वो अकारण ही हमारी कष्ट को, हमारी विरह को, हमारे दुख को और बढ़ा रहे हैं। एक तो मैं भगवान कृष्ण के प्रेम में हम सभी लोग दुख से, विरह से, कष्ट से, अगाध दुख को सहन कर रहे हूँ, और उसके अलावा वो आके पूछते हैं कि अरे गोपिकाएं, अरे राधा, तुम्हारी क्या दशा है? इसका मतलब हुआ अकारण, यानी कि अकारण का मतलब बेमतलब, बेमतलब, बेवजह, बेवजह। एक तो हम लोग भगवान कृष्ण के प्रेम में वैसे भी जलती चली जा रही हूँ, दुख कष्ट विरह में उसको सहन नहीं कर पा रही हूँ, और जितने भी ब्रज के लोग हैं मेरे प्यारे, वो अनाहक ही आकर के पूछते हैं कि भैया राधा, तुम्हारी क्या दशा है, तुम्हारी क्या स्थिति है? तो फिर अगर कोई जल रहा है, उसमें नमक डालो तो उसको और दर्द होगा, और तकलीफ होगी, और असहनीय पीड़ा होगी। तो मेरे प्यारे, वही हरिश्चंद्र बताना चाहते हैं कि क्या बता दें कि बावरे हैं ब्रज के शिगरे, अर्थात जितने भी ब्रज के लोग हैं सब पगले हो चुके हैं, और नाहक यानी कि अकारण ही हमारी दशा, हमारी स्थिति को पूछ रहे हैं, और उससे मेरा कष्ट और बढ़ता चला जा रहा है। मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर खड़ी बोली नहीं है, क्योंकि पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रज भाषा में इसको रचना को लिखा है। यहाँ पर भाषा है कौन सी है? ब्रज भाषा है। छंद कौन सा है? सवैया। यहाँ पर सवैया छंद का प्रयोग हुआ है, और अनुप्रास रूपक अलंकार है, ठीक है, वियोग श्रृंगार है। तो इस प्रकार से यहाँ बीच से प्रश्न बनाएगा, क्योंकि मेरे प्यारे अब सिर्फ व्याख्या लिखने के लिए नहीं आती है, ऐसे 4 लाइन दे देगा और उसमें 2 लाइन को अंडरलाइन कर देगा। संदर्भ लिखो कि प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित जो है प्रेम माधुरी नामक
पाठ से अवतरित है और इसके जो हमारे रचयिता हैं भारतेंदु, जो कि खड़ी बोली के हमारे जन्मदाता माने जाते हैं। और इसके अलावा 2 लाइन को अंडरलाइन कर देगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो 2 नंबर संदर्भ का, 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या, और उसी में से एक क्वेश्चन दे देगा। अलंकार पूछ लेगा या फिर रस पूछ लेगा या फिर भाषा पूछ लेगा, और 2 क्वेश्चन उसी में से और बना लेगा। ऐसे बना लेगा कि गोपिकाओं को अकारण कौन परेशान कर रहा था, तो ब्रज के लोग परेशान कर रहे थे। ऐसे प्रश्न मेरे प्यारे बनाएगा। गोपिकाओं को अकारण कौन परेशान कर रहा था, तो वहां पर जो ब्रजवासी हैं उनको परेशान कर रहे थे। दूसरा है दूसरे पर आते हैं हम, रोकहि जो तो अमंगल होई। यहाँ पर नायक नायिका या पति पत्नी को मानते हैं मेरे प्यारे, ध्यान दीजिएगा। नायक नायिका की बात करते हैं। एक नायिका अपने नायक के प्रति क्या भाव व्यक्त करना चाहती है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे। रोकहि जो तो अमंगल होई। अगर मैं अमंगल का मतलब होता है अशुभ, अमंगल का मतलब होता है अशुभ। अगर मैं अपने प्रियतम को, एक नायिका का प्रियतम परदेश जा रहा है मेरे प्यारे, ऐसे ध्यान दीजिए, एक नायिका का प्रियतम परदेश जा रहा है, तो अगर उस नायक को वह नायिका रोकती है या टोकती है तो अशुभ माना जाता है। उसे भी छोटे बच्चे अगर घर में होते हैं तो पहले से ही उनको बता दिया जाता है कि मेरे प्यारे बच्चे मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, तो बच्चे फिर टोकते नहीं है। टोकना का मतलब हुआ अशुभ, अमंगल का मतलब हुआ अशुभ। तो वही यहाँ पर हरिश्चंद्र बताना चाह रहे हैं कि रोकहि जो तो अमंगल होई। अगर मैं रोकती हूँ तो अशुभ होगा, अमंगल होगा, क्योंकि एक नायिका का नायक परदेश जा रहा है, ऐसे समझ लो मेरे प्यारे। तो उस नायक को वह नायिका अगर रोकती है, टोकती है, तो क्या होगा, अमंगल होगा। और अमंगल अपने हिंदू धर्म में अशुभ माना जाता है। टोकना अपने हिंदू धर्म में अशुभ माना जाता है। तो वही है कि रोकहि जो तो अमंगल होई, और प्रेम नसई जो काहे पिय जाई। और नसई माने नष्ट होता है। अगर मैं अपने प्रियतम को रोकती हूँ, प्रेम माने प्रेम करना, प्रेम क्या है, होई और प्रेम नसई, और प्रेम नष्ट होगा। यानी कि अगर मैं अपने प्रियतम को जाने से रोकती हूँ तो अशुभ माना। अगर मैं वो जा रहे हैं परदेश, उनको अगर टोकती हूँ तो अशुभ माना जाएगा। और दूसरी चीज, उधर प्रेम भी नष्ट होगा, उधर प्रेम भी नष्ट होगा। और जो कहीं पिए जाइए, अगर मैं कहती हूँ कि प्रियतम आप परदेश जाइए, तो वहां पर प्रेम नष्ट होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, पहली लाइन में 2 चीजें बताई गई हैं। पहली बात क्या है, पहली बात क्या है कि रोकहि जो तो अमंगल। अगर मैं अपने प्रियतम को जाने से रोकती हूँ तो अमंगल होगा, अशुभ होगा। और दूसरी बात क्या है मेरे प्यारे, दूसरी बात यह है कि प्रेम नसई जो कहे पिए जाइए। अगर मैं यह कहती हूँ कि प्रियतम आप परदेश जाइए, तो वहां प्रेम नष्ट होता है। यानी कि जो नायक नायिका का प्रेम होता है, जो पति पत्नी का प्रेम होता है, या जो भी चीजों को आप समझ लीजिए, अगर वह पत्नी या वह नायिका अपने प्रियतम को कहते हैं कि आप परदेश जाइए, तो वहां प्रेम नष्ट होता है। और अगर जाने से पहले उनको टोकती है तो वहां अमंगल होगा, अशुभ होगा। दूसरी लाइन पे आते हैं, जो कहीं जाऊं तो प्रभुता। प्रभुता का मतलब होता है दबदबा बनाना, दबदबा को कायम करना, अपने उत्थान को, अपनी प्रभुता को, यानी कि अपने बड़प्पन को। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रभुता का मतलब होता है बड़प्पन, प्रभुता का मतलब होता है दबदबा। तो दूसरी लाइन है कि जो कहूं जाए न तो प्रभुता, अर्थात मैं यह कहती हूं कि प्रियतम आप मत जाइए। किताब सामने रखिएगा, जो कहीं जाओ न तो प्रभुता, न तो प्रभुता। अगर मैं कहती हूं कि प्रियतम आप मत जाइए, तो प्रियतम के मन में यही बात आएगी कि यह पत्नी, यह नायिका हमारे ऊपर अपने प्रभुत्व को, अपने बड़प्पन को, अपने दबदबा को कायम रखना चाहती है। समझ लेना प्यारे बच्चों, मैं जिस प्रकार से तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, क्या है, जो कहीं जाऊं न तो प्रभुता। अगर मैं अपने प्रियतम को कहती हूं कि आप जाइए, तो क्या होगा, प्रियतम यही समझेंगे कि यह नायिका, यह पत्नी हमारे ऊपर अपने प्रभुत्व को, अपने दबदबा को, अपने बड़प्पन को कायम रखना हमारे ऊपर चाहती है। आगे देखिए, जो कहूं न कहें तो स्नेह नसाइए। नसाइए माने होता है नष्ट होता है। और मैं कहती हूं कि आप जाइए, तो वहां प्रेम नष्ट होता है। नसाइए, जो कहूं न कहें। अगर मैं यह कहती हूं, जो कहूं, अगर मैं यह कहती हूं, जो कहूं ना कहें,
अगर मैं यह कहती हूँ कि आप जाइए तो वहां पर प्रेम नष्ट होता है। तीसरी लाइन में है, जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिन। अगर मैं यह कहती हूँ, अगर नायिका यह कह रही है, हरिचंद ये बता रहे हैं मेरे प्यारे, ध्यान दीजिएगा, हरिचंद यह बता रहे हैं, अगर नायिका यह कहती है, जो कहें, जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिन, अगर मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती, यानी कि एक नायिका नायक के अभाव में किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर सकती है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, वही यहाँ पर भारतेंदु समझा रहे हैं कि हरिचंद कहें तुम्हारे बिनु जी हैं, अर्थात मैं यह भी कहूं कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती, तो फिर क्या होगा, ना तो यह क्यों पति आइए। तो यह भी तो विश्वास करने योग्य नहीं है। पति आइए माने प्यारे बच्चों विश्वास करना होता है। पति आइए माने क्या होता है, विश्वास करना। नोट कर लीजिएगा, हमने यहाँ लिखा नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा। पति आइए का मतलब होता है विश्वास करना। तो यह भी तो विश्वास हमारे प्रियतम नहीं कर पाएंगे। अगर मैं यह कहती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती, तो हमारे प्रियतम को यह भी तो विश्वास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ तो मैं अपने प्रभुता को उनके ऊपर कायम कर रही हूँ, यानी कि अपने दबदबा को उनके ऊपर बनाए रखना चाहती हूँ कि भाई प्रियतम आप परदेश जाइए, आप कमाइए, वहां से कमा के पैसा भेजिए। अब फिर नीचे हरिचंद समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हरिचंद कहें तुम्हारे बिनु जी हैं। अगर मैं यह कहती हूँ कि प्रियतम मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती, तो उधर ऊपर वाली लाइन में तो मैं अपनी प्रभुता को कायम कर रही हूँ, अपने दबदबा को, अपने बड़प्पन को बनाए रखना चाहती हूँ। और नीचे की लाइन में अगर मैं यह कहूँ कि मैं प्रियतम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती, तो फिर क्या होगा, जी हैं, न तो यह क्यों पति आइए। तो हमारे प्रियतम को, हमारे नायक को यह विश्वास नहीं होगा, यह विश्वास नहीं होगा। अंतिम लाइन मेरे प्यारे, तासो पयान समय तुम्हारे हम, का कहे आप हमें समझाइए। मैं किस प्रकार से आपको समझाऊं, आए प्रियतम, आए नायक, आए परमात्मा, आत्मा परमात्मा मान लीजिए, नायक नायिका मान लीजिए, पति पत्नी मान लीजिए, तासो पयान समय तुम्हारे हम किस विधि से आपको समझाएं प्रियतम, हम किस विधि से, किन विधियों से हम आपको समझाएं, कहें आप ही हमें समझाइए। ऐ प्रियतम आप ही हमें समझा दीजिए कि मैं किस विधि से आपको समझाऊं, किस विधि से मैं आपको समझाऊं। प्यारे बच्चों यहाँ पर सुंदर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, पूरे छंद में सवैया छंद है, और यहाँ पर भी वियोग श्रृंगार है, अनुप्रास रूपक श्लेष अलंकार का यहाँ नाम उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से हमारा 2 सवैया पूरा होता है मेरे प्यारे, और तीसरा और चौथा सवैया है, इसको हम दूसरे वीडियो में लेकर के आपको बताएंगे, क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा। तो हमने सोचा नवरात्र का समय है, 2025 की चढ़ाई है, हम आपको एक एक पाठ, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, हम आपको व्याख्या 3 बार पढ़ाएंगे। अगर व्याख्या समझ में नहीं आती है तो हमको कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। धन्यवाद।